मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू क्लास की फ्लेमिंगो बुक का सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। ये पहले भी वीडियो बनाई थी यूट्यूब पर, कुछ पार्ट डला था और बच्चों की डिमांड के ऊपर दोबारा बनाने जा रहे हैं। लॉस्ट स्प्रिंग जिसके राइटर हैं अनीस जंग। अनीस जंग एक इंडियन राइटर हैं और इंडियन राइटर होने के नाते इन्होंने चाइल्ड लेबर के ऊपर अपना ये लेख लिखा है। अपनी इसमें चाइल्ड लेबर के बारे में बता रखा है, किस प्रकार बच्चों का जो चाइल्डहुड है पीरियड वो किस प्रकार एजुकेशन में ना एक्सपेंड होकर चाइल्ड लेबर में किस प्रकार उनका ख़राब हो रहा है, कि बच्चों को किस तरह धकेला जा रहा है। दो कहानी हैं अलग अलग पार्ट की। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अनीस जंग 1964 में इनका बर्थ हुआ था। वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। और इनका बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में व्यतीत हुआ। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनकी एजुकेशन हैदराबाद और आगे की जो एजुकेशन थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई पूरी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, दोनों ही इसके माता पिता राइटर्स थे। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने अपना राइटर के रूप में कैरियर इंडिया में शुरू किया था। शी हैज़ बिन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड। वो एडिटर भी रह चुकी हैं न्यूज़पेपर के, और कॉलमनिस्ट मतलब इनके लेख आते थे न्यूज़पेपर इन इंडिया में और अब्रॉड विदेश में भी। शी एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं। द फ्लोमिंग इज़ एन एक्सरप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। जो इनका जो ये लेसन है वो लॉस्ट स्प्रिंग की बुक में से इनसे लिया हुआ है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। Here she analyzed the grinding poverty and traditions which condemn the children to a life of exploitations। इसमें वो कि किस प्रकार जो गरीबी है और जो परंपराएं हैं कि बच्चों के जीवन को का शोषण कर रही हैं, कि बच्चों का जीवन लगातार ख़राब हो रहा है, कि रूढ़िवादी जो परंपराएं चली आ रही हैं समाज में, और गरीबी के कारण बच्चे एजुकेशन गेट ना करके वो इसी जाल में धंसते चले जाते हैं। अब हम लेसन करते हैं। लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है वो एक रैग पिकर मीन्स जो कचरा बीनते देखा होगा कि आपने गलियों में छोटे छोटे बच्चे अपने पैकेट उठाए, थैले उठाए हुए और वो कचरे में हाथ मारते रहते हैं और कचरे में से छानबीन करते रहते हैं, लिफाफे वगैरह उठाते रहते हैं। तो वैसा ही एक रैग पिकर है जो राइटर डेली देखती है, और अक्सर देखने के बाद वो कई दिन देखने के बाद उनसे एक क्वेश्चन पूछती है, और उनके जवाब जो मिलता है उनके घर के बारे में जो उन्हें मिलता है, तो वहाँ से देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कि कई बार मुझे गार्बेज मीन्स कचरे में से मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning carousing for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Saib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. अब राइटर कहती हैं लेसन के स्टार्टिंग में कि वाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो। जब मैं साहिब नाम के लड़के से पूछती हूँ, whom I encounter every morning, जिसका मेरे साथ प्रत्येक सुबह सामना होता है मेरा, क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। मेरे पड़ोस में जो कचरे के ढेर है, गार्बेज डम्प्स कचरे के ढेर में अक्सर गोल्ड का मतलब क्या कि यहाँ छानबीन करना है, कि सोने रूपी कचरे को छानबीन करते हुए अक्सर मैं देखती हूँ। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया है। सेट अमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि ढाका के हरे भरे खेतों में, हरी भरी वादियों में स्थित था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, यहाँ तक कि उसका घर उसकी यादों में भी नहीं है, अब वो भूल चुका है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, कि वहाँ बहुत ज़्यादा तूफ़ान आए जिन्होंने उसके घर और उनके खेतों को धो डाला, बहा दिया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे ये बताती है, दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटीज़ वेयर ही नाउ लिव्स। इस करके उन्होंने वो अपना घर छोड़ा कि बड़े शहर में जहाँ अब वो रहते हैं, सोने की तलाश में वो यहाँ आ गए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। दूर की तरफ देखते हुए
कहता है कि मेरे पास इसके सिवाय कुछ नहीं है करने को। गो टू स्कूल आई से ग्लीवली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड बी। जब मैं उसे एक यूं ही कह देती हूँ लापरवाही से ही कि भी मतलब का मैं उसे ये जवाब पूछती हूँ कि स्कूल जाओ, जिसका कोई मतलब नहीं था, खोखली सलाह दे रही थी, जो सलाह कभी पूरी होने वाली नहीं थी, जिसको मैं कभी पूरा नहीं करवा सकती थी, वो सलाह देते हुए जब मैं यूं ही उससे पूछ लेती हूँ कि स्कूल जाओ, स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तब राइटर को आगे क्या जवाब मिलता है वो आगे हम देखते हैं। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। अब जब राइटर पूछती कि स्कूल जाओ क्यों नहीं जाते हो, तो वो साहिब नाम का जो लड़का है उसे जवाब देता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वो बनाएंगे मैं चला जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अब जब मैं उससे ये पूछती हूँ कि जब मैं स्कूल वहाँ खोलूँगी तो क्या आप मेरे स्कूल में आओगे, मजाक सा करते हुए उससे पूछती है, आधे मजाक के भाव से उससे पूछती है। यस ही सेज स्माइल्स ब्रॉडली, हाँ वो कहता है और चौड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। कुछ दिनों बाद मैं देखती हूँ कि वो मेरे पास आता है दौड़ता हुआ और कुछ पूछता है मुझसे, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस दैट वाज नॉट मेंट। अब मैंने उसे कहा कि स्कूल बनाने में देर लगती है और मुझे एम्ब्रेस्ड, मुझे शर्म आ जाती है, क्योंकि जो मैंने उसे प्रॉमिस किया था जिसे पूरे करने का कोई मेरा मन नहीं था, कोई मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मैंने तो केवल एक खोखला सा प्रॉमिस किया था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। फिर मेरे दिमाग में विचार आता, सोचती हूँ कि लेकिन इस निराशा भरी दुनिया में मेरे जैसे प्रॉमिस करने वाले, इन गरीबों के साथ प्रॉमिस करने वाले हर कोने में भरे पड़े हैं, जो खोखले वादे करते हैं और कभी पूरा नहीं करते। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। कई महीनों के बाद जानने के बाद उसके बारे में मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेज। उसने ज़ोर से कहा कि साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। यहाँ तक कि वो उसे ये भी नहीं पता था कि उसके नेम का मीनिंग क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इस नेम का मतलब जान गया, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर उसे इस नेम का मतलब पता होता कि विश्वपति, कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक, तो शायद उस पर विश्वास करना उसे बड़ा मुश्किल होगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अपने नाम के मतलब से अनजान होते हुए, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and appear at noon। और अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमते हैं नंगे पांव। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, की नंगे पांव वाले लड़कों की फौज के साथ। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसपियर एट नून, जो कि सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई देते हैं और दोपहर को तक गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और महीनों के बाद उनमें से मैं हर किसी को पहचानने लगी हूँ, कि जो ग्रुप आता था साहिब का, कि उनको मैं एक एक को अब पहचानने लगी हूँ। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल, आई आस्क वन। जब मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। उसने सरल से भाव में जवाब दिया कि मेरी माँ ने शेल्फ से नहीं उसे नीचे उतारा था, इसलिए मैंने नहीं पहना। Even if she did, he will throw them off, adds another, who is wearing shoes that do not match। यदि इसकी माँ उन्हें उतार भी देती तो शायद ये इन्हें फेंक देता। उसके पास खड़ा लड़का दूसरा लड़का कहता, जिसने कि हु इज़ वियरिंग शूज, जिसने जूते पहने हुए हैं, दैट डू नॉट मैच, जो कि आपस में मेल नहीं खाते। कहने का मतलब कि एक पाँव में कोई और जूता और एक दूसरे में कोई और। When I comment on it, जब मैं इसके ऊपर टिप्पणी करती हूँ, ही शफल्स हिज फीट एंड सेइंग नथिंग, तो अपने पैरों
को थोड़ा सा हिलाता है, रगड़ता है और कुछ नहीं कहता। आई वांट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। और तीसरा उसके पास खड़ा हुआ लड़का कहता कि मुझे जूते चाहिए। वो लड़का जिसको अपने पूरे जीवन में अभी तक जूते नहीं मिले खुद के। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। इट इज़ not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. Traveling across the country कि देश के सभी जगह पर यात्रा करते हुए आई हैव सीन कि मैंने बच्चों को देखा है नंगे पांव चलते हुए, बेयरफुट नंगे पांव चलते हुए देखा है गांव के, शहरों की गली सड़कों पर, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, इसका मतलब ये नहीं कि पैसों की कमी की वजह से वो जूते नहीं पहनते, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, पर वो क्या कहते हैं कि यह एक परंपरा है नंगे पांव रहने की। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ऐसा एक उत्तर बताया जाता है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और मैं सोचती हूँ कि शायद यह जो लगातार स्थायी स्टेट है, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, स्थायी गरीबी की जो अवस्था है, कि बातों को शायद टालने की एक बहाना है, कि ऐसे ऐसे बहाने लगाते कि ये हमारी परंपरा है नंगे पांव रहने की। ये तो केवल अपनी गरीबी को छिपाने का एक बहाना सा लगाते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। मुझे वो कहानी याद है जो मुझे एक उडुपी से आए हुए व्यक्ति ने सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज अ प्रिएस्ट। अब वो बताता है कि जब वो लड़का था तो स्कूल जाने के लिए एक पुराने से मंदिर के पास से निकलता था जहाँ उसके फादर प्रिएस्ट पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। और कुछ देर के लिए, थोड़े समय के लिए वो मंदिर में रुकता था और जूतों के लिए प्रे किया करता था, प्रार्थना किया करता था। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation। 30 साल बाद जब मैं वहाँ गई तो वो जो मंदिर था उस शहर में गई और उस मंदिर में गई तो जो एक बिल्कुल उजाड़, ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, उजाड़ के वातावरण में था, बना हुआ था। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिएस्ट, उसके पीछे के आंगन में जहाँ नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ लाल और सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ रखी हुई हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, एक छोटा लड़का ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए, सॉक्स और जुराबे और जूते पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू ही स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और हाँफते हुए पहुंचता है और स्कूल का जो बैग था फोल्डिंग पलंग पर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, उस लड़के को देखते हुए मुझे याद आया दूसरा लड़का। रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, दूसरे लड़के की ये प्रार्थना याद आई। हैड मेड टू द गोडेस व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज़, कि दूसरे लड़के ने आखिर जिसे जूते मिल गए देवी से प्रार्थना की होगी। अब द गोडेस लेट मी नेवर लॉस देम, कि अब मेरे कभी भी जूते मैं गुम ना करूं। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिएस्ट नाउ वोर शूज़, अब पुजारी के लड़के की तरह अब दूसरे लड़के भी जूते पहनते थे। बट मैनी अदर्स लाइक रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन जो मेरे पड़ोस में रैग पिकर्स, जो कचरा इकट्ठा करने वाले, बीनने वाले, अभी भी कई बच्चे बिना जूतों के रहते थे। माई एक्विटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically होता है मेटाफर होता है रूपक अलंकार। तो यहाँ रूपक के रूप में, यानी कि कहने का मतलब वैसे तो सीमापुरी दिल्ली के किनारे पर है, दिल्ली के बिल्कुल पास है, पर विकास के डेवलपमेंट की तरफ से देखा जाए तो मीलों दूर है ये। कि अब मैं एक्विटेंस, जो मेरा परिचय करवाने वाला, जो परिचित था नंगे पांव घूमने वाला रैग पिकर्स,
अब वो मुझे सीमापुरी ले जाता है, वो सीमापुरी स्थान जो दिल्ली के किनारे पर बसा हुआ है, पर विकास के तौर पर बहुत ज़्यादा दूर है, जिसका कोई अभी भी विकास नहीं हुआ। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। इस जगह पर जो लोग रहते हैं वो सार्वजनिक भूमि पर उन्होंने अपना अधिकार जमा रखा है, और वो लोग 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी बिल्कुल निर्जन सी जगह थी। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, वह अब भी उजाड़ है पर खाली नहीं है। कहने का मतलब है उजाड़ सी लगती कि कोई उसकी डेवलपमेंट नहीं है, पर भरी हुई है जगह ये इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारप्लिन, devoid of sewage, drainage and or running water, live 10,000 rag pickers। अब वहाँ का एक्सप्लेनेशन करती, डिस्क्रिप्शन देती कि वहाँ की कॉलोनी कैसी है, गलियाँ कैसी हैं, घर कैसे हैं, कि वहाँ के जो मिट्टी के बने हुए घर हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मड, मिट्टी के बने हुए घर हैं, उनकी जो छतें हैं टिन और टारप्लिन से बनी हुई है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, जहाँ की ना तो सीवर है ना ही नालियाँ हैं, फिर भी वहाँ 10,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, ये लोग यहाँ रहते हुए इन्हें 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, बिना कोई पहचान पत्र के, विदाउट परमिट्स, बिना कोई परमिशन के यहाँ रह रहे हैं, बट विद राशन कार्ड्स, पर इनके पास इनके राशन कार्ड हैं, जिससे वो क्या करते हैं, that get their names on voters lists and enable them to buy grains, जिसके कारण राशन कार्ड के कारण इनका वोटर लिस्ट में नाम है और इन्हें अपना जीने के लिए अनाज मिल जाता है, खाने के लिए। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, इन लोगों के लिए पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि खाना, जीने के लिए अनाज। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। See a group of women in tattered sarees, एक औरत टैटर्ड साड़ी, फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी, जिसने मुझे ये कहा कि जब मैंने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि अगर हम डे के अंत में, मतलब दिन के आखिर में, शाम को अपने परिवार को भोजन दे सकें और अपने परिवार को बिना पेट के दर्द से हम सो सकें, तो जो हम अनाज देते हैं, हम अपने खेतों में क्या वहाँ रहना अच्छा लगेगा, जहाँ उन खेतों में अनाज भी नहीं मिलता, तो वहाँ से अच्छा हमें यहाँ लगता है कि कम से कम हम अपने बच्चों को खाना तो खिला रहे हैं। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैंने उन ग्रुप से पूछा तो एक औरत ने मुझे ये जवाब दिया कि उन्होंने क्यों अपने हरे भरे खेतों को छोड़ा, इतनी सुंदर भूमि को छोड़ा जो नदियों से भरी हुई है। तो उन्होंने कहा कि उन नदियों से भरी हुई सुंदर भूमि का हम क्या करें, जहाँ से हमें खाने के लिए अनाज भी ना मिल सके, तो हम इस गंदगी में रहना मंजूर कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ कम से कम खाना तो मिल रहा है। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, वो जहाँ कहीं भी उन्हें अनाज मिलता है, भोजन दिखता है, वहाँ अपना टेंट गाड़ लेते हैं और वहीं डेरा बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बच्चे भी इनके यहीं बड़े होते हैं और जीवन के संघर्ष में उनके पार्टनर बन जाते हैं, भागीदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जिंदा रहने का मतलब कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और ऐसा लगता है कि सालों से ये काम करने की वजह से उनके लिए फाइन आर्ट, प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट मतलब एक ललित कला सी बन गई ही है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, कचरा इनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ,
उनके लिए रोज का भोजन है, उनके सिर की छत है, चाहे वह टपकती ही छत क्यों ना हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए इससे अधिक कुछ और है।